Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Jalon. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CNET 2026 की प्रिपरेशन के बारे में। ऑलरेडी इस टॉपिक पे मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, बट आप लोग स्टिल कंफ्यूज हो तो इस वीडियो में मैं वही चीज़ आपको दोबारा से बताने वाली हूँ, बट थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी ताकि जिन लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो उन लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका सीनेट जो है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ये आपके यूपी के गवर्नमेंट जो भी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, उन सब के लिए होता है। तो जिन लोगों को यूपी से बीएससी नर्सिंग करना है, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करने वाले हो या प्राइवेट कॉलेज से करने वाले हो, आप सभी लोगों को यूपी सीनेट देना होता है। ठीक है, जो यूपी सीनेट होता है अभी तक जो हुआ है एग्जाम, तो अभी उसमें आपका 120 नंबर का पेपर आता है जिसमें आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होते हैं। 120 मार्क्स का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। और इसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं सारे सब्जेक्ट्स के, तो वो 24 आते हैं। 24 आपका केमिस्ट्री, 24 बायोलॉजी, 24 आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, 24 फिजिक्स और 24 इंग्लिश। और अगर बात करें कि ये जो सिलेबस आता है एग्जाम में, तो वो किस लेवल का आता है, तो आपका इंटरमीडिएट लेवल का सिलेबस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लाइक आपका जो 11-12 का ग्रामर है वो आपसे पूछा जाएगा। 11-12 का ही आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपके कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ आपके बेसिक हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और हाँ, तो ये आपका एग्जाम के बारे में हो गया। उसके बाद जो आपका एग्जाम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, मतलब बाइलिंगुअल पेपर आता है। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। अगर आप किसी भी मीडियम से हो तो आप लोग इस एग्जाम को दे सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन या फिर आप कह सकते हो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए, आपकी एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हो तो दिसंबर 2026 से पहले तक आपकी एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। उसके अलावा आपने जो 12th पास किया होना चाहिए, उसमें आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब इंग्लिश होना चाहिए आपके पास में, कहने का ये है। और अगर जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बायोलॉजी और मैथ दोनों से अपना 12th पास कर लेते हैं, तो अगर आपके पास एडिशनल में बायोलॉजी है तभी भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी नहीं है बट एडिशनल में है तब आप ये एग्जाम दे सकते हो। और जो एग्जाम की टाइमिंग होती है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करने में जो टाइम मिलता है वो 2 घंटे और 20 मिनट। ठीक है, इतना टाइम मिलता है। उसके अलावा जो एग्जाम होता है वो आपका ऑफलाइन होता है, मतलब जो OMR शीट होती है वो आपको फिल करनी होती है एग्जाम में। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई एग्जाम के बारे में। अगर आपको अभी देखो, कुछ लोग सेंटर के लिए भी कंफ्यूज होते हैं, तो सेंटर आपका जो आप एग्जाम में भरोगे वहीं पे आपको सेंटर जाना पड़ेगा। मतलब वहां पे कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आप जो जहां पे सेंटर अवेलेबल होंगे तो उसमें आपको चूज करने का ऑप्शन रहेगा। 3 से 4 लोकेशन आपको भरनी होंगी, उन्हीं में से किसी एक लोकेशन पे आपका सेंटर जाता है जो सीनेट का होता है। ये चीज आपने प्रीवियस वीडियो में पूछी थी, इसलिए मैं यहाँ पे इसको कवर कर रही हूँ। बाकी अब आपका जो एग्जाम से रिलेटेड था वो सारी चीजें मैंने कवर कर दी। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो काफी लोग यहाँ पे आपको ये बोल के भी कंफ्यूज करेंगे कि आपको 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी है और उसके अलावा बहुत ही बेसिक पढ़ना है, कुछ भी हार्ड नहीं पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है। देखो, एंट्रेंस एग्जाम है तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये केजी क्लास का एग्जाम है या फिर आपको अभी 10th में एडमिशन लेना है, आपको नर्सिंग में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी उसी कंडीशन के, मतलब उसी टाइप के पूछे जाते हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं आते। कह सकते हैं आप जो बीच के क्वेश्चन रहते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको, अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे नंबर आए, तो आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी में जो दिया है वही आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है। उसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर बायोलॉजी में आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। बट अगर आपको चाहिए कि आपके अच्छे नंबर आए तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको एडिशनल में टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ आप एनसीईआरटी पे रिलाई करो, फिर उसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़नी है अच्छे से। अगर आपके पास कोई एडिशनल टेक्स्ट बुक है जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह के लिए आपने रख रखी है,
तो आप उससे पढ़ो। उसके अलावा आप यूट्यूब पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। जैसे अभी इस टाइम पे कोई टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी नहीं, अवेलेबल नहीं है, बट जब एग्जाम आपका पास में आता है तो उस टाइम पे आपको कई सारी नई नई बुक्स भी मिल जाती हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए काफी बुक्स आती हैं मार्केट में नई नई। उसके अलावा आपको मिल जाएंगी काफी सारी टेस्ट सीरीज, जो कि मतलब टेस्ट सीरीज में इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आपको लेनी है कि उनसे बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, बट जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो तो उससे क्या है, एक कॉन्फिडेंस आता है आपको, और आपका टाइमिंग का आपको अंदाजा लग जाता है कि चलो इतने टाइम में मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा और जल्दी करने की कोशिश करूंगी। तो ये सारी चीजें रहती हैं। बस ये नहीं है, अब अगर कोई टेस्ट सीरीज ये बोल के दे रहा है कि मेरी टेस्ट सीरीज से मान लो आपके 90% क्वेश्चन आएंगे, 80% क्वेश्चन आएंगे, तो मैं इस सब की कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि टेस्ट सीरीज अगर आप लोगे तो उससे आपको क्या फायदा होगा, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो हैबिट है वो मतलब अच्छा हो जाएगा, मतलब आप जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। दूसरी चीज, उसमें आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे, ठीक है। और रही बात, देखो बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी आप कोई बुक परचेज मत करो, स्पेशली अगर आप सी नेट के लिए मतलब बुक लेना चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो तो ले लो, बस ऐसा गाइडेंस के लिए। बट अगर आप एग्जाम से 2-3 महीने पहले लोगे तो उस टाइम पे मतलब नए नए एडिशन आ जाते हैं बुक्स के, तो क्वेश्चंस भी अपडेटेड रहते हैं। तो इस वजह से मैं आपको लास्ट टाइम के लिए बोल रही हूँ। तो उस टाइम पे अगर आप बुक्स परचेज करोगे तो वहां पे क्या है, नया एडिशन आपको मिल जाएगा। और लास्ट टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा, मतलब मेनली उस टाइम पे क्या हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बस वही करना होता है। तो उस टाइम पे आप बुक लोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब अगर बैच की बात करें तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे, आपको कुछ लोग बोलेंगे आके कि तिवारी सर का बैच ले लो, कुछ लोग बोलेंगे कि विजय एजुकेशन का बैच ले लो, कुछ लोग कुछ अलग प्लेटफॉर्म्स के नाम लेंगे। तो मैं यहाँ पे किसी को डिफेम नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी का प्रमोशन कर रही हूँ। मैं बस ये बोल रही हूँ कि अगर आपको बैच लेना है आप लो, बट एक चीज याद रखना कि कोई भी बैच खरीदने वाले हो, फॉर एग्जांपल अगर आप विजय एजुकेशन, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप विजय एजुकेशन का बैच खरीदना चाह रहे हो, खरीदने जा रहे हो, तो आप ये देखो कि उसमें जो विजय एजुकेशन है तो उसमें ऐसा नहीं सिर्फ आपको बायोलॉजी समझ में आ रही है तो आपने बैच खरीदा। आप देखो उसमें आपको जो फिजिक्स के टीचर है, क्या आपको उनकी फिजिक्स समझ में आ रही है, जो केमिस्ट्री के टीचर है, क्या आपको उनकी केमिस्ट्री समझ में आ रही है, जो वहां पे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, क्या आपको उनकी इंग्लिश समझ में आ रही है। तो ये चीजें आपको देखनी है। बस सिर्फ एक टीचर को देख के आप जज नहीं कर सकते कि वो पूरा बैच ही अच्छा होगा। ठीक है, अगर आपको सारे टीचर्स का समझाया हुआ समझ में आ रहा है तभी आप उस बैच के लिए जाना। दूसरी चीज, अगर आपको कोई ऐसे टेलीग्राम पे आके बोल रहा है, ये चीज जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोली थी कि अगर आप लोगों को थोड़ा रेफरेंस लेना है तो आप लोग टेलीग्राम वगैरह जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनसे आप रिव्यू ले सकते हो। बट मैंने देखा है कि काफी स्टूडेंट्स खुद उनको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी बोल रहे हैं कि आप उनका बैच खरीद लो, बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम फंस गए हैं और तुम भी फंसो। तो उस सारी स्ट्रेटेजी में आपको फंसना ही नहीं है। आप खुद देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी और का देखो। क्योंकि यहाँ पे जब मेरे टाइम पे, मैं बता रही हूँ 2023 की बात, तो उस टाइम पे कोई एक ऐसा बैच अवेलेबल नहीं था विजय एजुकेशन को छोड़ के जो सी नेट के लिए अपने मतलब बैचेस वगैरह लॉन्च कर रहे हो। बट अभी तुम देखोगे कि इतने सारे चैनल्स आ गए, इतने सारे बैचेस हैं। तो अगर कहीं एक जगह पे समझ में नहीं आ रहा दूसरी जगह पे जाओ, ठीक है। बट वही चीज आपको परचेज करनी है जो आपको समझ में आ रही है, जहां से आपको लग रहा है कि ये कंटेंट मैं जो कंज्यूम कर रहा हूँ उससे मुझे फायदा हो रहा है, चीजें समझ में आ रही, तो उसी जगह पे पैसा वेस्ट करना है। दूसरी चीज, अगर देखो ऐसे बैच का ये है कि पहले तो देख के लेना है। दूसरी चीज, अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं बैच लूं कि नहीं लूं, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के मेरा हो जाएगा तो फिर मैं बैच में पैसे वेस्ट क्यों करूं, तो अगर आपको एक सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, आपको लग रहा है कि आपको बैच ले लेना चाहिए, तो फिर आप ले लो। क्योंकि आपको एग्जाम सिर्फ एक बार देना है, एक बार देके सेलेक्ट हो, बार बार का आपको झंझट ही नहीं रखना कि इस बार सेल्फ स्टडी करके देख लेते हैं, अगले बार बैच ले लेंगे। तो अगर है पर आपके पास मतलब आप अफोर्ड कर सकते हो बैच वगैरह, तो फिर आप ले लो और अच्छे से पढ़ाई करो, फिर आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज है कि आप, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, आपको चाहिए बैच, तो आप ले लो। बट ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि आप जब बैच लोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप बिना बैच के भी सेलेक्ट हो सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। और हाँ, उन लोगों के पीछे बिल्कुल मत भागना जो पहले से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो जैसे मेरे बैच में ही मैं तुम्हें बता दूं, मतलब 60 का बैच है हमारा, उसमें से 55 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नीट की प्रिपरेशन करके आए होंगे। नीट की प्रिपरेशन नहीं तो कहीं ना कहीं उनका ऐसा माइंड में रहता है कि चलो ठीक है, नीट 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 डॉक्टर बनेंगे, ये सब वो सब, एंड उसके बाद अगर नहीं होता है तो वो लोग नर्सिंग में आते हैं। बट अगर कोई आपको, जैसे आपका कोई सीनियर रहा होगा या फिर कोई भी स्टूडेंट है जिनसे आप थोड़ा गाइडेंस लेते हो, एंड वो पहले से नीट की प्रिपरेशन करे हुए हैं, एंड वो आपको बोल रहे हैं कि कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस ऐसे ही पढ़ लो और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, तो जो
जो लोग सिलेक्शन ले लेते हैं उनको सच में लगता है कि ये बहुत इजी है, बट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होगा अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आपको उसमें मेहनत करने की जरूरत है। आप किसी के सुनने में मत आओ कि मतलब कहने में मत आओ कि उन्होंने कह दिया कि बहुत इजी है तो हमें कुछ पढ़ना नहीं है, हमारा तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये सारी चीजों पे आपको नहीं जाना है, आपको खुद से मेहनत करनी है, आपको देखना है क्वेश्चन सॉल्व करके। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहा है तब अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो आपको उस पर मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने बोल दिया है कि बहुत ईजी पेपर आएगा तुम इतना मेहनत मत करो, तुमको इतना पढ़ना ही नहीं है, तो उन सब की बातों में नहीं आना है। अपना खुद से मेहनत करो, खुद से पढ़ाई करो एंड विश्वास रखो अपने आप पे कि ठीक है मैं पढ़ूंगा अच्छे से तो मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बीच में बैच वाली बात इंक्लूड कर दी और मैंने आपको बुक का भी बताया है, टेस्ट सीरीज के बारे में बताया है, और अभी मैं बायोलॉजी की बात करी थी। मेनली स्टूडेंट्स को, जो भी बायोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं, पीसीबी वाले जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट, तो सबको प्रॉब्लम होती है फिजिक्स में। तो देखो फिजिक्स का हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको छोड़ देंगे। हो सकता है कि आप जैसे नर्सिंग करोगे तो उसमें आप एक टाइम के लिए स्किप कर सकते हो फिजिक्स को, बट एटलीस्ट आपको इस फील्ड में आने के लिए तो फिजिक्स का सहारा लेना ही पड़ेगा, मतलब आपको वो पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आप ऐसे बर्डन लेके चलोगे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे तो आएगा ही नहीं, मैं कुछ भी कर लूं मुझे समझ में नहीं आएगा, तो आपको सच में समझ में नहीं आएगा। आप कोशिश करो, जो जैसे मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि उनसे फिजिक्स के एमसीक्यू नहीं हो रहे हैं, तो आपसे फिजिक्स के एमसीक्यू जो है वो आपसे इसलिए भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप उनको कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आप देख रहे हो क्वेश्चन को, उसके बाद आप सोच रहे हो कि अरे मुझसे तो होगा ही नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। जिन लोगों को फिजिक्स नहीं समझ में आ रही है, देखो मैं खुद एक पीसीबी स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि फिजिक्स में कितनी प्रॉब्लम होती है, एंड स्पेशली जब आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करना हो और आपको उस टाइम पे फिजिक्स ना आ रही हो तो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो उसका ना एक ही सॉल्यूशन है कि आप लोग पहले कोई भी क्वेश्चन जैसे आप देखते हो, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई क्वेश्चन इजी है, लाइक वर्क एनर्जी पावर का है, वही कार्य ऊर्जा जो भी शक्ति जो भी चैप्टर है आपका, तो उसमें से भी है। तो उसमें क्या होता है, काफी बार हम लोग ये सोचते हैं कि क्वेश्चन देखेंगे और उसमें अगर कोई भारी सा फॉर्मूला लगेगा तो हम लोग वहीं पे सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होगा या फिर हमें नहीं आएगा। आप लोग से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं फिजिक्स के, तो आपको सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करना है। बेसिक आप कैसे क्लियर करेंगे, आप यूट्यूब पे वीडियो देखो। अगर आपको जैसे बेसिक वाली क्लास नहीं मिल रही है तो जो लोग 11th 12th के लिए पढ़ाते हैं, जो लोग मतलब एकेडमिक के लिए पढ़ाते हैं, लाइक 11th क्लास के लिए जो लोग पढ़ाते हैं, जो लोग 12th, जो किसी कम्पिटेटिव लेवल मतलब कम्पिटेटिव एग्जाम के बेस से नहीं पढ़ा रहे, जो सिर्फ आपका पढ़ा रहे हैं जैसे क्लास 11th के लिए 12th के लिए, तो आप लोग उनसे पढ़ के देखो क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स का बेस बनाने के लिए वो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर वो आप उनसे पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बेसिक, चाहे वो 11th का हो या फिर 12th का हो। एंड जिन लोगों को नहीं पता है कि मैं किससे पढ़ूं, तो यहाँ पे एक टीचर है जिनसे मैंने पढ़ा था, लाइक वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करते हैं, तो आप लोग उनका देख सकते हो। चैनल का नाम है आशीष सिंह लेक्चर्स करके कुछ है, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैं देख के उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। एंड ये कोई प्रमोशन नहीं है, मुझे उनसे समझ में आया था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा कुछ चैनल्स जो है जैसे कि अनअकैडमी, नीट हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, तो यहाँ पे भी जो टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, मोस्टली टीचर्स मतलब इंग्लिश में पढ़ाते हैं, जो अनअकैडमी या फिर जो भी टीचर्स आपके पीडब्ल्यू पे मिलेंगे, हिंदी वाले भी हैं बट मोस्टली टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाते हैं। मुझे पता है मेरी जितनी ऑडियंस है मोस्टली हिंदी मीडियम है, तो इसलिए मैंने आपको वो वाले टीचर सजेस्ट किए हैं। आप लोग उनसे पढ़ के देख लो, या फिर अगर आपको उनसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग को जो टीचर समझ में आ रहा है आप उनसे देख सकते हो। कहने का सीधा सा मतलब है, आपको पहले बेसिक क्लियर करने हैं, तभी आपको फिजिक्स के क्वेश्चन समझ में आएंगे। और फिजिक्स में 2-3 चीजें अच्छे से याद कर लो, जो भी आपकी जो राशियां हैं, जो भौतिक राशियां हैं, विमाएं हैं, हिंदी में बता रही हूँ, इंग्लिश में डायमेंशंस, और जो भी उनके फॉर्मूलाज हैं वो सारे आपको अच्छे से याद करने हैं। एक लिख लो एक जगह, या फिर कोई अच्छा सा पेज बना लो जहाँ पे वो सारी चीजें आपको एक जगह पे अवेलेबल हो। और देखो जैसे फिजिक्स का ये सब आपको इतना करना ही है, अगर आप बेसिक नहीं पढ़ोगे आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और एक चीज ये भी है कि आपके सीनियर में बहुत एडवांस पूछा भी नहीं जाता है, वो बेसिक ही पूछेंगे, बट क्या है कि स्टूडेंट्स इतना ज्यादा एडवांस पढ़ लेते हैं कि उनको बेसिक नहीं आता है। और ये एकदम रियलिटी है, क्योंकि मेरे साथ मैं बताऊं आपको, बहुत सारे मेरे बैचमेट हैं जो नीट की प्रिपरेशन करके आए हैं। तो नीट की प्रिपरेशन आप लोग समझते हो, फिर भी उन लोगों के नंबर कितने आए हैं,
122, 120, कुछ लोगों के नंबर 130 तक आए हैं, उससे ज्यादा नंबर वाले हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ पे है नहीं। तो मतलब जैसे नंबर आपका कॉलेज जो होता है वो आपका नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपकी रैंक आती है तो उसके अकॉर्डिंग मिलता है। तो हमारा कॉलेज उस रेंज में इस टाइम पे मिल गया था, 2023 की बात कर रही हूँ। तो आप समझ रहे हो जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन किया है उसके सीनेट में 122, 123 नंबर आ रहे हैं। तो वो लोग क्या है, कॉन्फिडेंस में रहते हैं, या फिर ये भी आप मान सकते हो कि इतना एडवांस पढ़ लेते हैं कि उनको बेसिक नहीं आता है। अब ऐसा जो स्टूडेंट अच्छे से नीट की प्रिपरेशन किया होगा उसके लिए सीनेट का पेपर कुछ बहुत हार्ड या टफ नहीं होता है। स्टिल इतने नंबर आए हैं, उसका रीजन यही है, एक तो कॉन्फिडेंस ज्यादा, दूसरा चीज बेसिक ही नहीं पता है, मतलब एडवांस करते करते बेसिक भूल जाते हैं। तो आप लोगों को अपना बेसिक क्लियर रखना है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। केमिस्ट्री का भी मैं बता रही हूँ, केमिस्ट्री में भी आपको सारे फॉर्मूलाज जो केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूला याद कर लो। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, उनका कुछ आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी एक दो फॉर्मूलाज हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं है बट सिंपल है, ई सेल करके कुछ है, तो वो आपको याद करने हैं, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंथैल्पी वगैरह वो लोग पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको बायोलॉजी अच्छे से पढ़नी है, स्पेशली जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है, एक आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर है, और कुछ वैक्सीनेशन के बारे में आपको पढ़ना है, नेशनल प्रोग्राम्स के बारे में आपको पढ़ना है, हॉस्पिटल का बेसिक इन्वायरमेंट जो रहता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। उससे ज्यादा नर्सिंग एप्टीट्यूड में कुछ खास ऐसा पूछा नहीं जाता है। मतलब अगर आपका अच्छे से बायोलॉजी क्लियर है, आपको थोड़ा बहुत हॉस्पिटल का नॉलेज है, तब भी आप नर्सिंग एप्टीट्यूड को कर लेंगे। और उसके लिए मैंने आपको बताया, आपको डेली एक वीडियो देखना है नर्सिंग एप्टीट्यूड की। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थ्योरी आप भले ही नहीं पढ़ रहे हो, बट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करनी है नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर रहे हो उसी को वन लाइनर फॉर्मेट में आप लोग लिख सकते हो। तो आपके पास कंटेंट हो जाएगा जब आप बहुत टाइम तक प्रैक्टिस करोगे, कि आप मतलब उसको पढ़ सको। ठीक है। और इंग्लिश में आपको बेसिक आपका इंग्लिश ग्रामर, जो आपकी एक्सरसाइजेस दी हुई है इंग्लिश ग्रामर में, अगर आप उन्हीं को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तब भी आपका आराम से हो जाएगा। और देखो, हाँ, उसमें जो वोकैबुलरी है वो आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि वोकैबुलरी आपकी पूछी जाती है, एंटोनिम पूछे जाएंगे, सिनोनिम पूछे जाएंगे, आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाएंगे, होमोफोन्स भी पूछे जाते हैं। और देखो, क्वेश्चन जो है वो आपके 24 ही आएंगे, पहले 40 क्वेश्चन आते थे। तो मतलब ये था कि आप किसी भी टॉपिक को रैंडमली पढ़ ले रहे हो तब भी उससे क्वेश्चन आ जाता था। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, जो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है, जिनसे क्वेश्चन कम आते हैं उन पे कम ध्यान देना है। अब ये चीज आपको पता कैसे चलेगी, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने बता रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका बता दिया है। तो आप लोग देख सकते हो, चैनल पे वीडियो अपलोड है, सीनेट 2026 नाम से प्लेलिस्ट है। और यस, इसके अलावा जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, या फिर अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखोगे तब भी आपको काफी नॉलेज मिल जाएगा सीनेट के रिगार्डिंग। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप चैनल पे कुछ क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं, उनकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस इस लेवल के पूछे जाते हैं। तो ये पूरा था आपका सीनेट के बारे में। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, या फिर अगर मेरे समझाने का वे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई है जो मैंने इस वीडियो में समझाई है, तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो। और अगर चीजें पसंद आ रही है तब भी आपको कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं चीजें कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, या फिर मुझे और कितना यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है। सो ये था पूरा सीनेट के बारे में। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो भी चीज नहीं समझ में आई है, आप एकदम फ्री हो, आप कमेंट कर सकते हो। अच्छा बुरा जो भी करोगे मैं देख लूंगी, मतलब समझ जाऊंगी आपका रिस्पॉन्स देख के कि मुझे आगे कैसे प्रोसीड करना है, उस चीजों को और बेटर करने की कोशिश करनी है, या फिर जहां पे मेरी गलतियां हो रही हैं उनको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। सो यही था सीनेट के बारे में। और सीनेट से, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, सीनेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको कंटेंट मिलता रहता है सीनेट के रिगार्डिंग। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है। और बाकी आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को इतना पेशेंटली देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।